तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा शुंग काल। तो पिछली क्लास में हमने जो है मौर्य काल किया था और इस क्लास में जो है शुंग काल को कंप्लीट करेंगे। तो शुंग काल का समय जो है वो 185 ईस्वी पूर्व से 173 ईस्वी पूर्व तक का इसका समय है। अब देखिए इसमें शुरुआत कैसे होती है कि अंतिम मौर्य शासक जो थे, अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उसके सेनापति, इसकी सेना का सेनापति कौन था? भाई पुष्यमित्र था। और खुद की ही सेना के सेनापति ने जो है इसको पराजित कर दिया। किसको? बृहद्रथ को हरा दिया और अपना स्वतंत्र राज्य जो है यानी कि उसके राज्य पर कब्जा करके उसने एक नए वंश की स्थापना की। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र ने पराजित करके 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरी लाइन लिख दी है। आप जब भी नोट्स बनाएं तो नीट एंड क्लीन राइटिंग में बहुत सुंदर बनाना। अब देखिए शुंग काल में हमें क्या क्या पढ़ना है, जो जो इम्पोर्टेंट है। अगर हर काल का अगर एक ही लाइन में ऐसे लिख के रख लोगे ना तो कभी भी जैसे एग्जाम में कोई चीज आ जाती है, पूछते हैं कि जैसे यही पूछ लिया उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं किस काल की हैं, तो वो बताने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो शुंग काल में जो हमें इम्पोर्टेंट जो चीजें पढ़नी है वो है बरहुत और सांची। सांची को हमने मौर्य काल में भी पढ़ा था और यहाँ पर भी पढ़ेंगे। तो सांची, भाजा और उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, ये एक साथ लिखा जाएगा। ये एक ही नाम है। एक उदयगिरी की गुफाएं बाद में आएंगे गुप्त काल में, तो ये वाली जो है उदयगिरी खंडगिरी जो है ये शुंग काल में है, ये ध्यान रखें। तो शुंग काल में जो है बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनी थी, बुद्ध की मूर्तियां नहीं बनाई गई थी शुंग काल में, यानी कि सिर्फ प्रतीकों से ही जो है महात्मा बुद्ध की प्रेजेंस को दिखाया गया है। यहाँ पर कोई मूर्ति निर्माण नहीं हुआ है। मूर्तियां और सारी बनी है लेकिन बुद्ध की मूर्ति नहीं बनी है। अब देखिए बृहुत के बारे में पढ़ेंगे। बृहुत जो है वो मध्य प्रदेश में है और दूसरी शती ईस्वी पूर्व इसका समय काल है। मैंने आपको बताया था जैसे कि साल 2000 जो है 25 लगा हुआ है, तो है तो ये 20, लेकिन 21वीं सदी जो है अपनी बोली जाती है कि हम 21वीं सदी के लोग हैं, तो पीछे वाला तो जो है होता है और आगे वाला काउंटिंग बोली जाती है। ठीक है, तो ये 185 173 ईस्वी पूर्व के बीच का समय है तो यहाँ पे 100 वाली गिनती, लेकिन एक वाली गिनती तो यहाँ पर 2 यानी कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो इस तरीके से इसे याद रखें। मध्य प्रदेश में है, दूसरी शती ईस्वी पूर्व में है। खोज जो है वो 1873 में कनिंघम ने की थी इसकी खोज, और ये इस तरीके से खोजा गया था कि यहाँ सिर्फ अवशेष बचे हुए थे, बाकी ये है कि ये अच्छी कंडीशन में नहीं था और घास फूस के नीचे जो है लगभग पूरा दबा पड़ा था। तो यहाँ जो है कनिंघम को कुछ अवशेष मिले और यहाँ की जब साफ सफाई करवाई गई अच्छे से, तो वहाँ पर जो है कुछ मूर्तियाँ और कुछ मतलब कुछ परसेंट चीज़ें बची हुई थी, जिनसे पता चला कि यहाँ पर भी कोई स्तूप जो है बना हुआ था। और ये सारे जो भी अवशेष यहाँ से जो भी मूर्तियाँ जो कुछ भी मिला वो सब जो है कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिए गए। किसके द्वारा? कनिंघम के द्वारा सब कुछ कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया। अब ये स्तूप जो बना था ये पारिभोगिक स्तूप है। पारिभोगिक, भौगिक आगे यहाँ पे, तो यानी कि जिन चीजों को महात्मा बुद्ध ने भोग लिया था, भोग चुके थे जिन चीजों को, यानी कि उपयोग में जो चीजें लाई गई थी, तो बुद्ध द्वारा प्रयोग की गई वस्तुओं पर इसे बनाया गया। इसीलिए इसको जब आगे इसकी डिटेल से पढ़ाए जाएंगे कि कितनी तरह के स्तूप होते हैं और उनके नाम क्या क्या होते हैं। तो पारिभोगिक स्तूप मैंने भोग से ही बता दिया कि याद कैसे रख सकते हैं कि महात्मा बुद्ध द्वारा प्रयोग में की गई ओरिजिनल जो भी वस्तु थी उन पर जो है ये स्तूप बनाए गए। तो उनमें से ये एक स्तूप है बरहुत का और ये महात्मा बुद्ध के कमंडल पर बना हुआ है। ऐसे ही इस काल की मूर्ति मतलब इसमें बरहुत में क्या क्या मूर्तियां मिली हैं वो देख लेते हैं। तो जैतवन दृश्य, इसमें जैतवन दृश्य दिखाया गया है। जैतवन यानी कि वन का ही दृश्य है एक। रानी माया का सोपन, तो महामाया जो है महात्मा बुद्ध की जो माता थी तो उनका सोपन। यक्षी चुलको का देवता,
भाई ये बहुत सुंदर है। यक्षी चुलकों का देवता, मतलब लता पकड़े हुए एक लेडी, एक पैर को थोड़ा सा मोड़े हुए और ये हाथी पर अपना एक पैर रखे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है पहले। यक्षी चुलकों का देवता जो है वो हाथी पर सवार है, और यक्षी चंद्रा जो है ना वो है मकर पर, यानी कि ये मगरमच्छ पर और ये हाथी पर। बस इसका ये याद रखना, चुलकों का देवता जो है वो हाथी पर है और चंद्रा जो है वो मकर पर है। यक्ष कुबेर है, और यहाँ पर मैंने गजलक्ष्मी लिखा था, थोड़ा छुप गया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ गजलक्ष्मी। और ये सभी मूर्तियां जो हैं लाल पत्थर से बनी हुई हैं, लाल रंग के पत्थर से बनी हुई हैं सारी की सारी मूर्तियां। और ये सारी मूर्तियां कहाँ मिली हैं? बरहुत में मिली हैं। अब इनको याद करने की एक ट्रिक है कि बरहुत के जैत वन में, बरहुत तो मेन जगह का नाम ही आ गया जिसके हमने चित्र याद करने, तो बरहुत के जैत वन में, अब जैत वन में तो जैतवन दृश्य आ गया भाई। रानी माया यक्षी से मिली, बरहुत के जैतवन में रानी माया यक्षी से मिली, तो जैतवन में जैतवन का दृश्य आ गया, रानी माया का सोपन आ गया, यक्षी से दोनों यक्षी कंप्लीट हो जाएंगे, यक्षी चुलकों का देवता और यक्षी चंद्रा। ये अलग से याद कर लेना, गजलक्ष्मी और यक्ष कुबेर, ये यक्ष तो इसी में आ गया, यक्ष और यक्षी तो, और गजलक्ष्मी अलग से याद कर लेना, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं कि रानी माया यक्षी और गजलक्ष्मी से मिली, तो मतलब इस तरीके से अपनी कोई भी ट्रिक बना के, या यही वाली इजी लग रही है तो इसको भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपनी कुछ भी बना सकते हैं इजी वे में इसको याद करने के लिए। तो इजी वे में याद करने के लिए अपनी जहाँ पर आपको लगता है कोई ट्रिक बनती हुई माइंड में आ रही है उसको बना के, और जैसे अलग कलर के पेन से ब्रैकेट में जो है ट्रिक लिख के और ऐसे लिख सकते हो, ताकि रिवीजन के टाइम पे भी वो चीज़ याद रह जाए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सांची की। तो सांची का जो स्तूप है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। प्राचीन नाम जो है काकनाद वाट है। ये पिछली क्लास में भी मैंने करवाया था, लेकिन ये शुंग काल में भी आता है, इसीलिए यहाँ पर भी करवाया जा रहा है। निर्माण जो है इसका मौर्य काल में हुआ, और शुंग काल में जो है इसमें थोड़ा काम हुआ। तोरण द्वार जो है शुंग सातवाहन काल में बने थे, निर्माण जो है मौर्य काल में इसका हो चुका था। तो तोरण द्वार जो है शुंग सातवाहन काल में हुए। इसके खोज जो है वो 1818 में जनरल टेलर ने जो है इसकी खोज की। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? लड़कियों को तो जरूर पता होगा कि सब्यसाची जो है एक बहुत बड़े जो है क्या बोलते हैं कि डिज़ाइनर हैं, मतलब कपड़े बनाते हैं, तो उनके तो लहंगे भी इतने महंगे महंगे आते हैं। तो मतलब मैं सिर्फ याद करने के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ कि सब्यसाची के नाम से, और वो टेलर हैं तो इसलिए टेलर को मैंने कनेक्ट किया है उससे। तो ये सिर्फ याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक जो है माइंड में आ गई थी कि ऐसे जो है इसको बनाया जा सकता है, तो इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छी लगे तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। खोज जो है 1818 में जनरल टेलर द्वारा जो है इसकी खोज की गई थी। अच्छा, इसका निर्माण जो है ना ऑप्शन के हिसाब से जो आप बताएंगे, अगर शुंग काल है उसमें, और शुंग और मौर्य अगर दोनों आ जाते हैं तो मौर्य काल आएगा, और शुंग और मतलब मौर्य काल में निर्माण, और तोरण द्वार का अगर पूछ लिया जाए तो इसमें मौर्य नहीं आएगा तोरण द्वार में, इसमें सिर्फ शुंग सातवाहन काल या सिर्फ शुंग काल जो है ऑप्शन में होगा, वो करना है आपने टिक। इसका टोटल व्यास जो है, यानी कि इसकी व्यास मतलब माप जो है कितना है, 120 गुना 54 फीट। 120 तो जो है इसका ऐसे है, और 54 फीट ऊंचा है, मतलब 54 फीट ऊंचा, और 120 जो है इसका राउंड में मतलब सर्कल में है, और 4 तोरण द्वार हैं इसके। उत्तरी द्वार जो है वो सबसे सुंदर और अलंकृत है इसका। इसमें ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, और उन सीढ़ियों को बोलते हैं सोपान। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों को सोपान बोला जाता है। और यहाँ पर 3 क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ, ये भी एग्जाम में आ चुके हैं पहले। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप पूछा जाता है तो जावा का स्तूप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है। और भारत का यदि सबसे बड़ा पूछ लिया जाए तो वो केसरिया है बिहार में। और भारत का सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो पिपरहवा है, ये उत्तर प्रदेश में है, तो सबसे प्राचीन ये है। और
सबसे बड़ा स्तूप जो है भारत का ये है। बड़े वाला बिहार में है और प्राचीन वाला उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरीके से इसको याद रखें। तो इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कुछ मतलब उसमें मौर्य काल में और कुछ यहाँ पे मतलब सारे के सारे जो है करवा दिए हैं मैंने। अब भाजा की गुफाओं को देख लेते हैं। भी भाजा का चैत्य हॉल जो है, चैत्य हॉल जो है जहाँ पर पूजा होती थी, चैत्य हॉल वही हो गए जहाँ पर पूजा हो, और विहार वो हो गए जहाँ पर वो आराम करते हो बौद्ध भिक्षु। तो ये चैत्य है तो यानी कि यहाँ पर पूजा पाठ होता था, वही ध्यान लगाया जाता था भगवान बुद्ध के लिए। तो यहाँ पर भाजा का चैत्य हॉल जो है वो महाराष्ट्र में है। इसको याद रखेंगे, कहाँ पर ये पूछा जाता है। मुख्य द्वार जो है घंटी के आकार का, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि घंटी के आकार का द्वार जो है कौन सी गुफाओं में है, तो वो भाजा की गुफाओं में है। अंदर जो है छतरी वाली समाधि है, जैसे कि ऐसे छोटा सा स्तूप बना के उस पे ऐसे छाता टाइप से जो है ऐसे बना दिया गया हो। तो मतलब इस तरीके से जो है अंदर जो है छतरी वाली समाधि है। अब इसमें इसका माप जो भाजा है इसका माप जो है वो क्या है भाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में हमेशा माप होता है। तो 55 गुना 26 गुना 26 दाई सॉरी द्वार के दाई तरफ जो है ना, द्वार के दाई तरफ इसका जो दरवाजा है उसके दाई तरफ जो है इंद्र ऐरावत पर, ऐरावत कौन है भाई, इंद्र की सवारी है, हाथी है ऐरावत। तो इंद्र भगवान जो है वो इंद्र देवता जो है वो अपने जो सवारी है ऐरावत हाथी उस पर सवार दिखाए गए हैं। कहाँ, दाई तरफ के द्वार पर। और द्वार के बाई तरफ जो है यानी कि द्वार के दोनों साइड जो है वे वो बनी हुई है मूर्तियां। तो मूर्ति या चित्र जो है वो यहाँ पर दोनों तरफ बने हुए हैं। तो बाई तरफ किसको दिखाया गया है कि 4 घोड़ों की गाड़ी पर सूर्य भगवान को, या रथ बोल सकते हैं। तो 4 घोड़ों के रथ पर जो है सूर्य भगवान को दिखाया गया, यानी कि एक साइड इंद्र को और एक साइड सूर्य को दिखाया गया है। तो इस तरीके से भाजा का चैत्य हॉल जो है उसको भी याद रखेंगे। ये महाराष्ट्र में है और सांची जो है वो मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल इनके स्थान जो है घोट के पी जाओ कि कौन सी जगह कहाँ पर है, क्या उनके माप हैं। मतलब एक भी क्वेश्चन ये नहीं कह सकती मैं कि ये छोड़ देना, इसको याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है। A to Z जितना लिखा हुआ है सबके सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। अब आगे देखते हैं उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं। अब देखिए उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं मतलब ये एक साथ ही नाम लिया जाता है, उदयगिरी व खंडगिरी। तो उदयगिरी व खंडगिरी की गुफाएं शुंग काल में बनी हैं और राजा खारवेल द्वारा जो है इनका निर्माण करवाया गया। यानी कि राजा खारवेल जो है वो शुंग शासक थे, इन्होंने इनका निर्माण करवाया। और कहाँ पर करवाया भाई, उड़ीसा में इनका निर्माण करवाया। इसकी जगह जरूर से जरूर याद रखिए क्योंकि इसमें और उदयगिरी की गुफाओं में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। तो उदयगिरी व खंडगिरी उड़ीसा में है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं टोटल और खंडगिरी में जो है 15 गुफाएं हैं। और दोनों ही जो है वो मतलब दोनों जगह की जो है ये सारी की सारी जैन धर्म से संबंधित मानी जाती हैं। यहाँ पर जो है रानी गुफा है एक, तो मतलब जो मेन है तो बहुत सारी, ये 18 और ये 15 है। तो रानी गुफा, जय विजय गुफा, हाथी गुफा व गणेश गुफाएं जो है यहाँ पर मतलब ये प्रसिद्ध हैं और बाकी तो हैं ही। ठीक है, तो हाथी गुफा में जो है एक खारवेल का अभिलेख मिला है। वे खारवेल राजाओं से संबंधित एक खारवेल राजा से संबंधित एक अभिलेख मिला है, जिससे ये पता चलता है कि ये गुफाएं जो है राजा खारवेल ने ही बनवाई हैं। अच्छा, जिसमें इस अभिलेख के अंदर जो है भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। किसका, भारत शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया है। तो जो भी इसका इम्पोर्टेंट था वो भी सब बता दिया है इसमें। तो मेरे हिसाब से जो है शुंग काल का अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। तो जो कुछ भी था वो सब बता दिया गया है डिटेल से। और इसके बाद जो है हम कुषाण काल को और देख लेते हैं, क्योंकि शुंग काल में जो है इम्पोर्टेंट इतना ही था
जो उदयगिरी, खंडगिरी गुफाएं, भाजा, सांची, तो ये सभी इम्पोर्टेंट था इसमें। अब इससे आगे जो है कुषाण काल आ जाता है। अच्छा, इसका एक सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है, ये कि वंशों का जो है सीक्वेंस पूछ लिया जाता है, तो उसको भी याद रखें, ठीक है। मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, ये आता है क्वेश्चन में बहुत बार। तो पहले मौर्य आता है, फिर शुंग आता है, और फिर कुषाण आता है, और फिर जो है गुप्त काल आता है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इनको आगे पीछे लिख के और ये भी पूछ लिया जाता है, इनको सीक्वेंस में लगाओ, या फिर जो है वंशों को जो है क्रम में लगाओ, कुछ इस तरीके से मतलब आ जाता है क्वेश्चन। बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत एग्जाम में, मतलब DSSB में भी, KVS में भी आ चुका है, इसमें HTET में भी आ चुका है, नेट में भी आ चुका है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट देखा गया है, लगभग सारे एग्जाम में देखा गया है कभी ना कभी। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना। और तो इसमें तो कुछ नहीं बचा। अब कुषाण काल जो है हम इसी क्लास में देख लेते हैं। अब बात करते हैं कुषाण काल की। तो कुषाण काल जो था, इसमें प्रसिद्ध शासक तो कनिष्क हुए हैं इसमें, लेकिन जो है स्थापना भी देखनी पड़ती है कि किसने जो है इसकी स्थापना की थी। तो संस्थापक जो है कुजुल कडफिसेस जो है इसके संस्थापक थे। थोड़ा सा नाम अजीब है, लेकिन यही थे, तो क्या कर सकते हैं। थोड़ा सा मतलब इसको भी याद रखें माइंड में, ठीक है, कि अजीब सा नाम किसका होगा भी, कुषाण काल के संस्थापक का नाम होगा कुजुल कडफिसेस। मतलब इनके कुषाण काल के समय में दो शैलियां जो है उनका विकास हुआ, एक गांधार शैली थी और एक मथुरा शैली। तो सबसे पहले गांधार शैली की बात करते हैं। तो गांधार शैली में यूनानी प्लस भारतीय कला का समावेश था। इन दोनों कलाओं के मिश्रण से जो है गांधार शैली का निर्माण हुआ। गांधार शैली इज इक्वल टू यूनानी प्लस भारतीय शैली। सभी मूर्तियां जो हैं गांधार शैली की, सभी मूर्तियां, भाई गांधार कहाँ था भाई, ये जैसे मान लीजिए ये अपना इंडिया हो गया इधर, ठीक है, और सॉरी, ठीक है, तो इधर ये पाकिस्तान और इधर अफगानिस्तान, तो ये सारा का सारा एरिया जो है ये गांधार शैली का आ जाता है। इधर वाला एरिया ये गांधार शैली का, और मथुरा शैली जो है वो उत्तर प्रदेश के इधर के साइड है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको समझेंगे। तो यहाँ पर जो पत्थर मिलता था भाई वो ग्रे कलर का होता था, ठीक है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा होता था। तो इसलिए यहाँ की सभी मूर्तियां जो है नीले भूरे रंग के सचिष्ट पत्थर व बारीक चूने से बनी है। नीले भूरे सचिष्ट पत्थर से बनी है या बारीक चूने से बनी है, और इन्हें ग्रे चिस्ट, क्योंकि ग्रे कलर था तो ग्रे चिस्ट भी जो है इसको बोला जाता है। तो नीला भूरा जब दोनों कलर को मिलाएंगे तो थोड़ा सा ब्लैक का इफेक्ट आता है, तो मतलब इसका कलर जो है ग्रे चिस्ट, ग्रे कलर सा हो जाता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखें कि गांधार में यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान जो है उस साइड जो है पत्थर ग्रे कलर के मिलते हैं। तो गांधार शैली में जो है ग्रे चिस्ट पत्थर का इस्तेमाल हुआ है। जितनी भी मूर्तियां मिली हैं वो इसी में मिली हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए गांधार शैली से रिलेटेड और पत्थर पूछ लिया जाए तो सीधा यहीं पे टिक करना है, इसी पे। यहाँ पर 5 ताल की मूर्तियां बनी है भाई। ताल जो है मैंने अच्छे से आपको पिछली क्लास में समझा दिया था कि 1 अंगुल कैसे होता है, 12 अंगुल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ताल के बारे में मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर 5 ताल में मूर्तियां बनी हुई हैं। गांधार शैली की खोज की बात करें तो डॉक्टर लीथनर जो है इसके खोजकर्ता थे। डॉक्टर लीथनर इसके खोजकर्ता थे, और इन्होंने इसका टाइम पीरियड माना है 1ली से 2री शताब्दी। यहाँ ईस्वी पूर्व, एक सेकेंड रुकना भाई, थोड़ा सा रुकना। हाँ, तो मैं कहाँ थी भाई, हाँ, डॉक्टर लीथनर ने जो है इसकी खोज की थी, और इसका जो टाइम पीरियड जो है 1ली से 2री शताब्दी के बीच में माना है गांधार शैली का। और मूर्तियां जो है यहाँ पर जो है मूर्तियां जो गांधार शैली से रिलेटेड हैं वो यहाँ पर कौन कौन सी मिली हैं। एक तो धरातलीय मूर्ति मिली है। धरातलीय मूर्ति मतलब यहाँ पर एक सरफेस, सॉरी,
एक सरफेस है भाई, उसी में जैसे कई खंड बना दिए गए हों, मतलब एक मूर्ति को कंप्लीट कर दिया गया हो। तो यहाँ पे जो है बुद्ध से संबंधित उनके जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं को जो है उन्होंने दिखा दिया। 1, 2, 3 और 4, चलो ये नहीं है, ठीक है। तो बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म, पहला दृश्य तो ये दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है बुद्ध का जन्म दिखा दिया भाई इसमें, तो ठीक है। फिर जो है मार का बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध पर आक्रमण, ठीक है। यहाँ पर जो है मार वाला दृश्य आ जाएगा। मार कौन सा देवता होता है भाई? मार होता है कामदेव। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि मार जो है किस देवता का नाम है, तो वो आ जाएगा कामदेव। तो जब भगवान बुद्ध जो है अपनी जो साधना में लीन थे और जो तपस्या कर रहे थे, तो उस टाइम जो है कामदेव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए जो है, होता नहीं था कि कोई भी इसमें बैठा है अपने तप करने के लिए, तो उसका जो है तप को भंग करने के लिए जो है कोई ना कोई आता था। तो ऐसे ही मार जो है कामदेव बोधि वृक्ष के नीचे आते हैं बुद्ध पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि ढोल नगाड़े लेके और उनका ध्यान भटकाने के लिए। तो यहाँ पर वही कथा दिखाई गई है। और इसमें जो है भगवान बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा में, कि एक हाथ उनका भूमि को छूता है ना ऐसे, तो जो है यहाँ भूमि होगी और एक हाथ ऐसे भूमि को छूता हुआ दिखाया जाता है ना, ये आलती पालती ऐसे मार के बैठे हैं ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो है महात्मा बुद्ध को इसमें दिखाया गया। अब देखिए बुद्ध का जो है पहला धर्म प्रवर्तन, तीसरा दृश्य क्या दिखाया गया है कि बुद्ध का पहला धर्म प्रवर्तन दिखाया है अभय मुद्रा। बुद्ध का पहला धर्म प्रवर्तन, जहां पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो चुका था और उन्होंने पहला उपदेश जो अपना दिया था, इसमें वो दिखाया गया है। तो ये इसमें दिखाया गया है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा भी कैसे होती है? जो हाथ मतलब इस तरीके से जो हाथ बनाया जाता है ना आशीर्वाद देने के उसमें, तो ये जो है अभय मुद्रा होती है। और परिनिर्वाण जो है चौथा दृश्य परिनिर्वाण का दिखाया गया। तो ऐसे एक ही धरातल पर 4 मूर्तियों को दिखा दिया गया है। तो ये गांधार शैली से मिली हुई मूर्ति है। दूसरी है कुबेर व हरिति की मूर्ति है भाई। तीसरी जो है बामियान बुद्ध की मूर्ति, जो भाई अफगानिस्तान में है। बामियान बुद्ध, जब यहाँ पर युद्ध हुआ तो इस मूर्ति को जो है नष्ट कर दिया गया, तो इसको काफी हानि हुई, तो इसके अब अवशेष मात्र जो है बचे हुए हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा थी भाई। थी शब्द लगा है यहाँ पर, तो थी इसीलिए लगा है क्योंकि ये युद्ध में जो है इसको डैमेज कर दिया गया। तो ये अफगानिस्तान के अंदर है और विश्व की सबसे बड़ी बौद्ध प्रतिमा के रूप में से जाना जाता है। और इसी प्रतिमा को जो है भविष्य के बुद्ध के रूप में भी जाना जाता है। भविष्य के बुद्ध के रूप में जो है इसे जाना जाता है। अब देखिए चौथी मूर्ति कौन सी मिली है? बुद्ध मुख की प्रतिमा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है वैसे तो, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी की बुक में भी दी हुई है और बहुत 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 सुंदर जो है इसको बनाया गया है। आप जब एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे ना, तो उसमें मतलब जितनी ये कह लो सौंदर्य की जो सीमा पार होती है ना, वो इसी मूर्ति में है। मतलब देखने वाला खुद ही ये हिसाब लगा लेगा इसको देख के। तो बहुत सुंदर नैन नक्श और बहुत सुंदर बनाई हुई है। तो बुद्ध मुख की प्रतिमा है जो तक्षशिला से मिली है। तक्षशिला कहाँ था भाई? पाकिस्तान में था तक्षशिला, ठीक है। तो मतलब वर्तमान पाकिस्तान, पहले तो भारत ही था। तो तक्षशिला में जो है बुद्ध मुख की प्रतिमा मिली है। और ये कहाँ पर संग्रहित है भाई? केंद्रीय संग्रहालय लाहौर में जो है ये है। और इसका समय जो है दूसरी शताब्दी माना जाता है। तो केंद्रीय संग्रहालय लाहौर में जो है ये वर्तमान समय में है। और अगर आपने पिक्चर देखनी है तो एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बुक 11th-12th की आप जरूर परचेज कर लें और उनको भी एक बार पढ़ लें, थोड़ा डीप स्टडी करें उस पर। तो कुछ ना कुछ उसमें भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन जो है वो यहीं पर कवर करा दिए मैंने। एनसीईआरटी वाले भी उठा लिए हैं क्वेश्चन यहाँ पर। तो आप ले भी सकते हैं एनसीईआरटी की बुक साथ में, कोई ज़्यादा कॉस्टली तो आती नहीं है, तो उनको भी एक बार पढ़ लें।
अब देखिए मथुरा शैली देखते हैं। तो मथुरा शैली जो है वो कनिष्क के समय में विकसित हुई। और राजा कनिष्क से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो एक तो ये है कि राजा कनिष्क ने जो है वो कैलेंडर शुरू किया था। कौन सा? शक संवत जो है, राजा कनिष्क ने कैलेंडर शुरू किया। कौन सा? शक संवत। 78 ईस्वी पूर्व, सॉरी पूर्व नहीं, 78 ईस्वी से जो है इसको शुरू कर दिया गया था। यानी कि इसका पहला साल जो है वो 78 ईस्वी से शुरू होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो है इन्होंने कैलेंडर शुरू किया और ये मान्य है। और अपने जितने भी जो है कैलेंडर आते हैं उनमें इसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो शक संवत जो है हमेशा याद रखिए कि राजा कनिष्क ने जो है वो स्टार्ट किया था। और इसका टाइम पीरियड भी याद रखना है कि 78 ईस्वी से शुरू हुआ था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, द्वितीय अशोक किसे कहते हैं? तो कनिष्क को कहते हैं। अब कनिष्क के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चौथी बौद्ध संगति हुई। और ये कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था भाई? वसुमित्र जो है इसके अध्यक्ष थे। और यहीं पर जो है बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। देखो मौर्य काल में जब हमने बात की थी तो अभिधम पिटक लिखा गया था। और यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, वही हीनयान और महायान में। तो इसको इसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि हीनयान महायान पूछ लेते हैं ना कि मूर्ति जो है वो कौन सा जो है बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा जो है मूर्ति पूजा में विश्वास रखती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। तो वो महायान जो है वो। तो हीनयान वालों ने तो स्तूप पूजा के लिए प्रेफरेंस दी कि भाई हम जो है किसी भी मूर्ति में विश्वास नहीं रखते। और जो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड जो उनके चिन्ह के रूप में जो है स्तूप वगैरह बनाए गए हैं हम उनकी पूजा करेंगे। तो हीनयान ये ऐसे यहाँ हीन से याद रखिए कि जो है मतलब इन्होंने जो है स्तूप पूजा को चुना। और महायान यहाँ पर भी मैं आ रहा है और यहाँ पर भी मैं आ रहा है, तो मैं से महायान और मैं से मूर्ति। तो महायान जो है मूर्ति के रूप में याद रखें। तो ये दो भागों में बटा किसके काल में? कनिष्क के काल में। एक मिनट। हाँ, अब देखो मथुरा शैली की सभी मूर्तियां जो है वो लाल बलुआ पत्थर में बनी हैं। और गांधार की किसमें थी? ग्रे चेस्ट पत्थर में थी। और इसकी लाल बलुआ पत्थर में बनी है मथुरा की। ये 7.5 ताल में जो है इसकी ये मूर्तियां बनी हैं। वहां पर 5 ताल में बनी है और यहाँ पर 7.5 ताल में जो है मूर्तियां बनी हैं। अलंकृत आभा मंडल है, उसमें प्लेन आभा मंडल है भाई। गांधार शैली में जो है आभा मंडल किसको बोलते हैं? मान लीजिए यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध को जो है यहाँ पर दिखा दिया है। और जो इनके मतलब पीछे एक मिनट। हाँ, ये मान लीजिए महात्मा बुद्ध को जो है बना दिया यहाँ पर। और सॉरी, हाँ, तो इसमें क्या है भाई, महात्मा बुद्ध को बना दिया। आभा मंडल होता है जो किसी भी देवता के पीछे जो ऐसे सर्कल बनाया जाता है ना, वो आभा मंडल होता है। तो आभा मंडल जो है प्लेन जो है वो किस में है? गांधार शैली में है। और अलंकृत यानी कि इस पे जो है डिजाइन जो बना दिया गया है वो जो है किस में बना है भाई? मथुरा शैली में। अब देखिए मूर्तियां जो है मथुरा शैली से रिलेटेड जो मूर्तियां मिली हैं वो देखते हैं। तो बौद्धिस्ट मैत्रेय की जो मूर्ति मिली है वो दिल्ली संग्रहालय में है। और ये खड़ी प्रतिमा है, यानी कि खड़े रूप में इसको दिखाया गया है। और ये अभय मुद्रा में है। तो भाई इनकी मुद्राएं जरूर पूछ ली जाती हैं कि फला मूर्ति वहां से मिली, उसकी मुद्रा कौन सी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि इनकी मुद्रा जरूर साथ साथ याद कर लें। तो खड़ी प्रतिमा है ये। और अभय मुद्रा में जो है बोधिसत्व मैत्रेय की मूर्ति है जो दिल्ली संग्रहालय में सुरक्षित है। खड़े बोधिसत्व की मूर्ति ये भी खड़ी मुद्रा में ही है भाई। ये यहाँ पे मैत्रेय आ गया और यहाँ पर बोधिसत्व आ गया सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से इसे याद रखेंगे। तो खड़े बोधिसत्व की मूर्ति जो है वो पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ में सुरक्षित है। प्रसादिका यक्षी, प्रसादिका प्रसादन होता है भाई श्रृंगार का जो सामान होता है ना वो। तो प्रसादिका यक्षी यानी कि श्रृंगार करती हुई यक्षी जो है वो कहाँ से मिली है? मथुरा
संग्रहालय में सुरक्षित है। मिली तो सारी मथुरा के अंदर ही, मथुरा के आसपास के क्षेत्र में, तो ये मथुरा संग्रहालय में है। कटरा, कटरा भाई बहुत मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, कितना भी मोस्ट लगा दो इसके आगे तो मतलब कि वो मतलब उतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कितना भी कह लो वो थोड़ा है इसके लिए, क्योंकि हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक एग्जाम में। तो कटरा से जो मूर्ति प्राप्त हुई है, इसका एक एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि ये किस रूप में मिली है। तो इसमें बैठे हुए बुद्ध को दिखाया गया है कटरा से, ठीक है। इसमें अभय मुद्रा में बुद्ध को दिखाया गया है, अभय मुद्रा। इसकी सिचुएशन भी पूछ लेते हैं, किस रूप में दिखाया है, किस मुद्रा में दिखाया है, और किस संग्रहालय में है, मथुरा संग्रहालय। और ये कटरा है ना, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में जो है जम्मू कश्मीर का एरिया जरूर दे देते हैं, क्योंकि कटरा नामक जगह वहां पर भी है। तो जिनको पता नहीं होता ना, वो पक्का जम्मू कश्मीर पे टिक लगा के आ जाते हैं कि ओहो कटरा तो जो है जम्मू कश्मीर में एक स्थान है भाई कटरा, तो वहाँ का। लेकिन ये मथुरा में एक स्थान पड़ता है कटरा, और ये मूर्ति वहीं से मिली हुई है। और ये हर एग्जाम में जो है इसका क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें यही है सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन ये तो भूलना ही नहीं है। अब देखिए कनिष्क की सिर विहीन, यानी कि इसमें सिर नहीं दिखाया गया है कनिष्क का, लेकिन पता है कि कनिष्क की मूर्ति ही है। तो इसकी सिर विहीन प्रतिमा मिली है जो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है। अब देखिए भूतेसर से प्राप्त यक्षी, भूतेसर स्थान का नाम है, तो भूतेसर से प्राप्त यक्षी की मूर्तियां मिली हैं जो बोनों पर खड़ी हुई हैं। तो ये कहाँ है, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता व लखनऊ में जो है ये सुरक्षित हैं, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में। बहुत सुंदर मूर्तियां भी ये भी, और ये भी बहुत सुंदर मूर्ति हैं। मतलब अपने यहाँ तो जितना काम मूर्तियों में हुआ है ना, वो सारी की सारी मूर्तियां अगर देखने बैठ जाओ तो पूरा दिन देखते रहो, मतलब उनको वो इतनी ज़्यादा सुंदर हैं, अगर डिटेल में देखने लग जाओ तो। देखो जिसकी कला में रुचि है और जो इंटरेस्टेड हैं, जो पर्सन डीपली जो कला को जानते हैं या जानना चाहते हैं, तो वो लोग तो देखो पूरा दिन निकाल सकते हैं इनको देखने में ना, क्योंकि हर एक उस पे डीप स्टडी अगर करेंगे एक एक डिज़ाइन पे तो मतलब ज़बरदस्त है। तो भाई इसमें जो जो इम्पोर्टेंट था सारी इम्पोर्टेंट ही लिख पाए हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था, ठीक है। सुंदर की बात करें तो भाई ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से इनको याद रखें, इनकी जो मुद्रा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो ये सारा जो है आप लर्न कर लें। तो आज की क्लास में हमारे दो टॉपिक हो गए हैं भाई, एक तो अपना हो गया है शुंग काल और दूसरा हो गया है कुषाण काल। तो दोनों जो है काल कंप्लीट कर दिए गए हैं। और इसके आगे जो है अगली क्लास में जो है हमारा आंध्र सातवाहन और मतलब उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगर छोटा टॉपिक होगा तो दो टॉपिक एक साथ कवर करा देंगे, नहीं तो अलग अलग करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।